तो इसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस इन द ग्रुप होता है, मे बी by the same individuals remaining in the group for some time or in a group a system of fixed positions, जैसे कि मैंने आपको बताया स्कूल में दे फिक्स पोजिशन, ऑल ऑफ देम वर्किंग टुवर्ड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द सेकंड कंडीशन इज इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप have some definitive idea should be formed by the nature, composition, function and capacity of the group. Third condition, group should be brought into interaction, ठीक है, with other groups similar to it but differing from it. Different type, private to government school, one private school to different to another private school, board exam के results compare करते हैं, तो some sort of competition is there between two different groups. Fourth condition is ग्रुप शुड पोजेस ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स स्पेशली। तो इसके अंदर ये होता है कि हर एक ग्रुप के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, हैबिट्स होते हैं। हर फैमिली के अपने होंगे ट्रेडिशंस। स्कूल सेटिंग में देखेंगे तो हर स्कूल का अपना एक सेटिंग होगा, सेटअप होगा, कस्टम होगा, रूल्स वहाँ अलग चलते होंगे। ठीक है, और एक सर्टेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सबसे बड़ा है, वो एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ग्रुप के, ये ज़रूरी नहीं है। आप इस हिसाब से पढ़िएगा कि आप एक काउंसलर है, काउंसलर से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत ही बेसिक उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इसके अंदर टाइप्स ऑफ ग्रुप देखते हैं तो कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं, तो इसके अंदर एक आ गया रीजन के हिसाब से। ठीक है, एक हो गया रिलीजियस ग्रुप हो गए, कास्ट ग्रुप हो गए, किंग ग्रुप, एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत सारे टाइप के ग्रुप से सब आपको दे रखे। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक ग्रुप के सामने ये दे रखा है कि कौन कौन से इश्यूज आते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन रीड ऑन योर ओन बिकॉज इट्स वेरी इलैबोरेट। तो मान लीजिए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, स्कूल में आपको मिलेंगे, तो उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, एजुकेशन रेमिडियल सेशंस हो सकते हैं, ग्रुप काउंसलिंग एट स्कूल हो सकते हैं। फिर अडोलसेंट का जो ग्रुप है उनके लिए पीयर प्रेशर की काउंसलिंग होती है। ये वो रीजंस है, तो इन ग्रुप के साथ कौन से रीजंस की वजह से काउंसलिंग होती है, तो दीज आर द रीजंस। ओके, उसके बाद आपके कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन, आइडेंटिटी क्राइसिस, डिपेंडेंस, ये सब चीज़ों की वजह से काउंसलिंग ज़रूरी हो सकती है। द नेसेसिटी ऑफ काउंसलिंग माइट अराइज ड्यू टू दीज सर्टेन इशूज। फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वी हैव एजुकेशन प्लान, करियर डिसीजन, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। फॉर एल्डरली these groups are useful for adolescents. A group would assist in sending elderly population and help them live a meaningful life. ठीक है, फिर साइकोथेरेपी हो गई है आपकी। ग्रुप्स आर फॉर्म टू हेल्प द इंडिविजुअल थ्रू थेरेपी। ठीक है, देयर आर मल्टीपल पीपल हु माइट कम टुगेदर विच आर आइदर एमिंग टू गिव थेरेपी और टेक थेरेपी। ठीक है, the education that includes both conscious unconscious awareness and both present in the past। तो ये स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, पर ये सारे ग्रुप सेशंस भी लिए जाते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है, यू हैव सेंट्रल थीम, स्पेसिफिक थीम हियर। स्पेशली मान लीजिए ड्रग डी एडिक्शन का है, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी इट्स ओवरलैपिंग। ठीक है, कि दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर विद अ कॉमन इंटरेस्ट टू क्रिएट सपोर्ट सिस्टम फॉर देमसेल्व्स। फ्रॉम मान लीजिए कोई आर्मी वाइफ्स है, उनका एक अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये है कि व्हाट्स द एम, एम्फसाइज करते हैं एक्सप्रेसिंग एंड शेयरिंग इमोशंस। पीपल सफर बिकॉज ऑफ अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स। Self-help group and therapy groups encourage support, lead to behavioral change and leave emphasis on group identity. मेन एम यही है कि लोगों को ये दिखाना है कि योर सफरिंग, यू फर्स्ट यू आर नॉट अलोन, कि यू हैव मल्टीपल पीपल विद यू हु आर देयर टू सपोर्ट यू। सेकेंड, your difficulties are not unique to you. People before you have suffered and the people who come after you will struggle with the similar things. I'm not saying same but similar things. ठीक है, तो जैसे कि आप किसी एडोलसेंट को बता रहे हो कि उनके पेरेंट्स भी इन्हीं चीज़ से गुजरे थे, उनके छोटे भाई बहन आने वाले भी इसी फेज से गुजरेंगे। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल यूसेज व्हेन इट कम्स टू दीज ग्रुप्स। इन इंडिया we love our groups, we love working in societies, so these are the basic benefits of operating in groups.
In individual therapy, when you compare it with individual therapy, there you might not be able to show the similarities. So the person might feel extremely alone because the therapist is not going through the same thing. But when it comes to group, 3 लोग बैठ के अपनी दिक्कतें शेयर करें, सिमिलर ही है, तो उन्हें वो आइसोलेशन का जो होता है वो कम फील होगा. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. अगर आप इसे रीड करेंगे वही है. आई हैव रेड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट. आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन. So they emphasize common identity, common life situations of group members, member accept and support each other. ठीक है. Multicultural group, as the name suggests, different cultures, different races, ethnicity, caste, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो ग्रुप बनते हैं. ठीक है. Define multicultural counselings, two or more person with different ways of perceiving social environment attempt to work together in helping relationship. ठीक है. उसके बाद इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, नॉट नेसेसरी. अब ये जो है इसमें बात करते थे कल्चर ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस पर्सन एज वेल एज काउंसलिंग. सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर डिफरेंट कल्चर में अटैच डिफरेंट और सेम इम्पोर्टेंस टू अ स्पेसिफिक बिहेवियर. द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर हैज़ टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पेशेंट और क्लाइंट. तो मान लीजिए मैं एक इंडियन थेरेपिस्ट हूँ और मेरे सामने जो फैमिली आई है वो अमेरिकन है. तो अमेरिकन फैमिली माइट वहाँ पे बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से अलग सोते हैं. लेकिन इन इंडिया since till the child is 12-13 they sleep with the parents, and we feel that the kids need to be protected. But whereas in American culture they let the child be so that he or she learns all of these things on their own. But we feel, oh, 2 साल के बच्चे को अलग आके दूसरे कमरे में सुला रहे हैं. It's so difficult for us to understand. So when a patient comes from American background and I'm an Indian background, because हमारी backgrounds different है, my religion's different है, the way we are brought up is different, culture is different, it can lead to a clash. I will not understand their concerns. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. इफ आई गो टू एन अमेरिकन थेरेपिस्ट, द अमेरिकन थेरेपिस्ट माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई कंसर्न्स. तो इसीलिए अपने सारे एटीट्यूड्स और ways of perceiving the world we have to keep down and then go into therapy. That's why it's important to understand all of these contexts that people come from. आप सिमिलर उसमें डाल सकते हैं. अगर किसी को मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर कास्ट. ठीक है. इफ आई एम फ्रॉम अपर कास्ट आई विल नॉट अंडरस्टैंड, माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ व्हाट द पर्सन वेंट थ्रू. ठीक है. सो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स वेयर मल्टीकल्चरल counseling comes in, where two people from different groups come together and then interact in a therapeutic setting where they can understand each other. इसमें यही लिखा है, therapy should not impose his or her ideas on group members or nor consider one's own culture superior to others. तो ये पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है. Essential characteristics in group counselor in multicultural context, ये है. आपको दे रखा है कि कौन कौन ग्रुप काउंसलर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट यू हैव टू डेवलप बिफोर गोइंग इनटू अ थेरेप्यूटिक सेटअप वेयर यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल विद like different cultural backgrounds. So इसके अंदर these are the points to recognize their own values and assumption in contrast with the alternative. So they have to understand that it's different. Their values and assumptions are different from the one that they are people with the people they're dealing with. Aware of the basic characteristics of counseling that cut across classes. Socio-political factors that influence the attitudes of minorities. Share a client's worldview without criticism. ठीक है. तो ओन इक्लेक्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच है. दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपको पहले से पता होना चाहिए. ठीक है. इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, you should read about it, you should have information, you should know what words to use, what words to avoid. You should not think that your culture or your way of being is superior than the other. Then you have to understand the socio-political things that are happening around you and what made the person come to therapy and the things that might be impacting them. ठीक है. Now you have to understand basic characteristics.
फोर्थ है कि आपको सबसे बेसिक तो पता ही होना चाहिए दैट यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, नॉन जजमेंटल. ओन इक्लेक्टिक अप्रोच बेसिकली मीन्स कि आप मल्टीपल जगहों से यू आर पिकिंग थिंग्स अप वट एवर सूट्स योर क्लाइंट एट दैट पॉइंट. Ethical issues very same as the ones that are used in individual counseling setup. Confidentiality है आपकी, ठीक है. They have the right to know the nature and purpose of the group they are joining. They need to know what is going on in the group. Okay, I cannot be completely unaware, oblivious of the fact that I'm joining the group, but what's this group for? There has to be a group leader, needs to know about oneself, needs to tell oneself, basically introduce themselves to the group and their rights and responsibilities. The group members should be regular, diverging personal information to the group. They should give opinion and feedback. It's not like they'll sit and two people will talk. Everyone needs to be involved. There should be freedom that okay, you can leave anytime you want. You are not obligated to sit here. You are not forced to sit here. Okay? Leader should, no group member or leader should impose their own views. So no one should be like, oh, this is my way and this is the only way that is right. You should be respectful enough towards the differences, clearly outline the group members. Okay, these are the basic ethical issues. This is not important. Group leadership, you can read it through. Very simple. So skills in a group leader here is the counselor. Very similar to the skills that are needed in a counselor. Active listening, you have to verbally and non-verbally listen to the person you are communicating with. Okay, clarify wherever there is confusion, wherever there is a lot of information being shared. You have to put it in one thread and explain it to the group. So sometimes one person might get very emotional and they start babbling a lot of things, not making enough sense. Then you have to repeat everything in one paragraph for the entire group to understand. You have to ask questions, restate. So whatever, just like if I share a lot of information, just restate the same thing in lesser words, so that just summarizing basically, so that both the parties are on the same page. Summarizing comes in, questioning whenever it's appropriate questions to ask. So you can so after one person has finished explaining, you can ask the other members if they have any questions or doubts, and they can speak at the end, so that there's an interaction going on. Interpreting participants' behavior, feelings. You have to remember that you are a counselor here, so you have to make sure that you are open to others' behavior, whether they are comfortable sharing it or not. If they are not comfortable, it's not our job to force them to share. Whenever they are comfortable, you have to make sure that everyone is comfortable and willing to share. Okay, and if somebody is getting uncomfortable because of the views of another person, right, so we have to keep interpreting and reflecting their feelings, keep supporting them, empathizing. These are very basic. As a counselor, we have to know them. Confronting is another thing, that challenging the members to take an honest look at themselves. So sometimes people just say good things and they try to hide whatever they're feeling and just give socially acceptable answers. You have to make sure that you question them. You have to make sure you point out that you have to be honest. This is a safe space. Facilitating, there comes a point. So if we'll go in on the initiating. Sometimes when people are talking, the topic changes. You go from one topic to the other and to the third one. So as a group leader, you have to bring all of them back to the point of focus here. Okay, coming back to the point we were discussing initially. This is what you have to do. So sometimes everybody has spoken and there are no more questions and nobody is taking the initiative. Then you have to bring people out and facilitate. Okay, sometimes one person will keep on talking, so you have to stop them and bring the other person and their point of views in. Then you have to evaluate the group process, how people are interacting. At the end of the session, you have to see which person spoke the least.
and whether they are continuously speaking the least, or whether they are, only this session is somewhere. So sometimes, oh, this person speaks a lot, but in this session they didn't speak. Why is there a difference? Is there something that bothers them? So you have to keep on assessing the growth of not just the group but also of the individuals. Compare them with all the sessions that take place before and the sessions that you are expecting to take place afterwards. Give feedback to them. Tell them that you were not talking that much. What happened? Seek feedback. Let them be honest. At the end you can ask the people, how was the group session today? Did you think you learned something, or it was very boring? So honest feedback, suggesting people to develop alternate ways of thinking and giving their opinions, so that it's less hurtful, less uh, pointy, right? Protecting the members from psychological. So sometimes two people might say, they might get into a fight, because you have to keep in mind that these people are from different backgrounds, right? We were talking about multicultural context, so people are very different. Some individual might be very offensive, somebody might be very loud. So you have to make sure that everybody goes from these sessions with a positive mindset and not being overly offended by something, not taking something extremely too hard. Some We have to make sure that people are not, cursing, hitting, or doing all of these things that might impact the well-being of another individual who is a member of the group, or all of the member of the group. Okay, so I have to protect the psychological, that every member is happy and smiling when they go out from the session. So disclosing, you have to share your own views as well. You don't have to be extremely quiet and only ask questions. You can also say, this is what I feel about this. What do you think? You can put it like that. So you can share, because the only way to be rightfully vulnerable is when you're vulnerable, the other person will be. You have allowed them the space. So you can disclose when, how much. That's completely up to you and the needs of the group. Modeling, linking, blocking. So sometimes when people come together, they make fun of each other, gossip. You have to make sure that this stays out and there's healthy relationships and communication that is going on. Terminating when it should stop. So if there are 10 people, they can go on and on and on, about a particular topic. But you need to know that when should the group stop talking about something. When is the saturation point? The saturation point is where all new information is officially finished. We're repeating the same thing. So to identify that as well. So here's a few pointers. Formation of a group. So this is about formation of a group and development of a group. These are the few stages. It's very simple. So first is orientation and exploration. Goals have to be defined. People come together, their goals are defined. Initial personal anxiety and concern have to be converted into open expression group meetings. Uh, so we defined what the goal will be, what their what will the goal be, what will they be discussing. Sometimes people are not really interested in, scared of being in group, sharing this information with everybody. So to make sure that the person anxiety is mellowed down, and you've asked some of the question, made them comfortable. Then it's dealing with resistance. In the early sessions, people might be very afraid to say the things. They feel that, people will criticize me, they will judge me. So I have to initially, everybody has their guards up. So you have to gradually go through each individual, make them comfortable for them to share. So resistance is basically anything that stops them from openly communicating. Okay, so I have to deal with that resistance. Then third is the working stage, where is cohesion and productivity. Here basically the group has, because the resistance is down, they're talking to each other. Now they feel that this comes usually a third to fourth session, probably fourth to fifth as well, depending on the group.
that okay, now I know that I belong to this group. I know this person by name. This person sits next to me and he will understand. These are the members of my group. They will trust me. I can say anything. I understand this person. I'm confident. I want to come to these sessions. Right? To commitment to change, that okay, we will change as a group. I will come. I have my, so sometimes we have groups with eating disorders, bulimia, and anorexia. So they come and they make a commitment to in front of the entire group that we will do this together. We will not judge ourselves for eating, or we will not eat less than what is expected from us right now, and something like that. And feedback is given, member exchange feedback, what they think is right and wrong. So here most of the productivity is going on. So most productivity happens is in this stage, because people are finally coming together now, and they're actually moving towards that particular goal. Then is final stage, termination. Should be aware of termination. So in the beginning we discussed that okay, this will be a 1 month support group or a 10-month support group. This has to be made. It cannot be vaguely going on into the future that we don't know when it'll end. So we have set number of sessions that will take place for a set number of times. Okay, so after that we'll summarize everything and then we'll terminate the session. That will happen. After which we will do follow-up and evaluation. Same thing as explained above. We will see the realistic picture as to how they were impacted, the growth of each individual, whether from the beginning to the end, whether they really grew or not, whether it was helpful or not, whether they were positively impacted or negatively impacted, or it remained the same, what can they do better, just like all of these things. So that is follow-up and evaluation. So when it comes to transactional analysis, it was developed by Eric Leonard Byrne. So he was a psychiatrist, psychoanalyst. Okay. So basic assumption. So we'll go in the directly into the key concepts here. Key concepts. Oh, just a second. So he basically said that whatever decisions we take with the life right now, they are basically not taken in the present. Uh, those our past defines what we choose right now. The past, which may or may not be relevant. So if our parents, very simple basic example, if our parents or while growing up we didn't have enough money, we will be motivated to choose those things that will get us more money. Careers, we'll choose careers which will give us more money. We'll choose marriages where we're getting more money. It's like that, because in our childhood, in our past, we were poor. So if I give you a very basic example, it's more complicated than that. But the point here is that our past decides our present and future, especially when it comes to decisions. So, first one is ego states of personality structure. So, he said there are three ego states that constitutes a personality structure. So, the parent, the adult, and the child ego state. So, हमारी personality is made up of these three things: parent, child, and adult. So, first is the parent ego state, consists of attitudes and behavior incorporated from external sources. Primary ones, parents, or those whom person consider parent substitutes. It can be grandparents, uncles, aunts, even elder brother and sisters. So here we talk about how parental influence, or the parent can be anyone who substituted our parents or an authority figure in our childhood. So parental figure is the one whose impact on the child is very direct, and the child is so my parent will basically impact my attitude, behavior, gesture, posture, communication pattern, everything. Its one aspect is also Freud's superego. Parent ego is not present only in abstract forms, it can be direct.
you can say that one person behaves like one's father. तो अगर कोई एक बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, getting angry and simple things, he might say, you act like your father, you act like your mother, ठीक है? So it's like that. So if some person is spending a lot of money or reckless with money, we can say, you're like your elder brother. So it can be direct as well, it can be indirect as well. So because my father spent a lot of time at his work, I might also learn that and spend a lot of time at my work. So that indirectly impacted my decision and life choices even when I didn't even know about it. Okay, that is being the parent ego state, where our decisions and everything basically is impacted by another direct caregiver. The ego state a part which can process information and take decisions in realistic way. It's a mediator between parent and ego child. I'll explain it to you after I've explained the child ego. So child ego state is mainly emotions, feeling, impulsive desires. So child is not equal to id as explained by Freud, but can impact the ego. Child could be a natural child who is impulsive, spontaneous, open, light, charming, but untrained. ठीक है, it's basically जैसे बच्चे होते हैं, they're very impulsive. If they want something, they want something. They do not think about it, right? If they like something, they like something. They might say something which is true according to them, but might not be socially acceptable. ठीक है, कोई बंदिश नहीं होती है बच्चों पे, बिल्कुल वैसे ही ना। अब इन दोनों को एक है जो इतना ज़्यादा पेरेंट्स के हिसाब से चलने वाला हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट है, और एक है जो हमारा बहुत बच्चों की तरह चलने वाला है। अरे चाहिए तो चाहिए, अरे खाने का मन कर रहा है तो खा लेते हैं। दैट इज़ द चाइल्ड ईगो। अब इसके बीच में है विच इज़ द एडल्ट ईगो, विच इज़ द रियलिस्टिक वन, विच बैलेंसेस द टू, द पेरेंट एंड द चाइल्ड। एंड जो पेरेंट कहता है कि एथिकल गाइड है कि ये सही है तो किया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज किया है, क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है, मैं मीठा नहीं खाऊंगी। पेरेंट वाला कहता है बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना। चाइल्ड कहता है कि मेरी बहुत इच्छा हो रही है, मुझे मीठा खाना है, ठीक है। एडल्ट बोलता है दैट ओके आई विल एक्सरसाइज, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। बेसिकली रियलिस्टिक बीच में बैलेंस बनाने वाला इज द एडल्ट। वही इसी में वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि पेरेंट ईगो है वो इम्पोज करता है स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, रूल्स। एडल्ट ईगो स्टेट करता है प्रोसेसेस, स्टोर्स इंफॉर्मेशन रिसीव, ठीक है। एंड चाइल्ड ईगो करता है इम्पल्सेस और डिजायर्स, ठीक है। मतलब तीनों टाइप की ईगो किसी न किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Psychic energy or catharsis flows from one ego state to another, and the state that is cathartic at a particular time has executive power, which determines individual's behavior. अगर किसी एक ईगो का ज़्यादा की तरफ ज़्यादा पावर चली गई तो वो ही होगा जो वो ईगो चाह रही है, ठीक है। तो अगर मेरा इम्पल्सिव पावर, मेरी साइकिक एनर्जी मेरे चाइल्ड ईगो की तरफ ज़्यादा है तो मेरा इम्पल्सिव डिसीजन ज़्यादा होगा, या उस पॉइंट पे मैं एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लूँगी, ठीक है। तो और ये एनर्जी के एक जगह स्टेबल नहीं होती कि मैं पूरी लाइफ लॉन्ग चाइल्डिश ही रहूँगी, मूव करती रहती है। कभी कभी हम बहुत चाइल्डिश हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बैलेंस्ड होते हैं, कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा रूल्स फॉलो करने वाले होते हैं। तो दिस एनर्जी कीप्स ऑन फ्लोइंग। जिस पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी रुक जाएगी वही वाला ओवर पावर करेगा, वही डिसीजन होगा। और जो हमारा फीलिंग ऑफ सेल्फ है रिसाइड्स इन द ईगो स्टेट, ठीक है। एक ये थ्योरी प्रिज्यूम करती है कि इंडिविजुअल नीड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रोक्स टू लिव हैप्पीली इन अ सोसाइटी। ये जो स्ट्रोक्स होते हैं हमें ट्रस्ट डेवलप करने में मदद करते हैं, अपने ऊपर भी ट्रस्ट और दुनिया के ऊपर भी ट्रस्ट, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी होता है, जिसके
खाने की नीड हो गई, वाटर की, शेल्टर की, ये सब होता है। अगर ये स्ट्रोक जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि मैंने बोला फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होते हैं, तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुए तो दैट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइकोलॉजिकल स्ट्रोक्स, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। पॉजिटिव स्ट्रोक्स होते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन साइकी, वार्मथ, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, वर्बली, नॉन वर्बली आई कॉन्टैक्ट, जैसे थपकी दे देना, दोज आर पॉजिटिव स्ट्रोक्स। नेगेटिव strokes have a negative impact. Attention seeking behavior of a child who prefers being scolded by the parent rather than being ignored, क्योंकि उसे attention चाहिए, so that's also something that we need, necessary है but negative भी हो सकता है। Positive strokes are either given unconditionally or conditionally. Unconditional positive strokes lead to feeling of being important because one exists. ठीक है, क्योंकि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट पेरेंट हैज गिवन, यू कैन रिलेट इट टू द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके, बाय काली। आगे अगर हम बात करते हैं बट conditional positive stroke is given when one does something that is the person is expected to. ओ आपने मार्क्स अच्छे लाए इसीलिए आपको तारीफ मिली है, इसीलिए आपको पैट ऑन द बैक, you received a pat on the back, that is conditional. तो पॉजिटिव के अंदर आपका पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके इंजंक्शन एंड काउंटर इंजंक्शंस आते हैं। ये पेरेंटल मैसेजेस होते हैं दैट अराइज फ्रॉम द पेरेंट्स चाइल्ड ईगो, माँ बाप का जो चाइल्ड ईगो होता है वहां से आता है। These messages are primarily don'ts, express disappointment, frustration, anxiety. Don't do it. Okay? Don't be rude. Don't be close to this XYZ person. Don't be close to that dog. Don't be separate from me. Don't need your friends. Don't succeed in whatever. So all of these things, don't be you, don't be like this XYZ person. Okay, so this is the child in your parents, the child ego in the parents talking, which is don'ts. Injunctions are don'ts, so have to remember that. Counter injunctions are counterpart of injunctions. They are parental messages that come from parents ego state, parent ego state. तो दो है, आप बीच में पेरेंट को रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका पेरेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया पेरेंट के अंदर का जो चाइल्ड ईगो है, द चाइल्ड ईगो। और यहाँ पे आपके आ गया पेरेंट के अंदर का एडल्ट ईगो। सॉरी, पेरेंट के अंदर का पेरेंट ईगो। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि दोनों ही अपने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट हमारा है एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो इज द बेस्ट वन। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये जो चाइल्ड ईगो ये बोलेगा ये नहीं करना, वो नहीं करना, रोकेगा टोकेगा। पेरेंट ईगो करना है, ये ही करना है, जैसे कहा है वैसे ही करना है, वर्क हार्ड। ठीक है, प्लीज, मतलब मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, केयरफुल हो, मैं वो करो जो मेरे को तुमसे उम्मीद है। बी टफ, डोंट क्राई, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। बहुत ही स्ट्रिक्ट वो हो गया। ठीक है, अब दे कैन नॉट बी अचीव्ड इन टोटलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चा वो एक्सपेक्टेशन से दब जाता है, बट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हेल्प पीपल टू इवैल्यूएट देयर इंटरनलाइज्ड रूल्स एंड डोंट्स। इसके अंदर हम ये हेल्प करता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कि हमारे दिमाग में चलता रहता है आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, आई हैव टू स्कोर गुड, हैव टू, शुड हैव, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने में करता है। आई डोंट फेल, आई कैन नॉट फेल, इफ आई फेल आई विल बी स्टूपिड for the rest of my life, or they'll prove that I'm stupid. So ये दो चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ताकि हम अपने ऊपर कम क्रिटिकल हो सके। तो एक आपके आ गया
काउंटर इंजंक्शन, एक सेकेंड, एक तो आपका आ गया इंजंक्शंस और ये आपका आ गया काउंटर इंजंक्शंस। काउंटर इंजंक्शंस में स्ट्रिक्ट पेरेंट है और ये बोल रहा है कि करना ही करना है, ऐसे ही करना है, पढ़ो 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 पढ़ो। और ये वाला चाइल्ड ईगो जिसका है इंजंक्शन का, वो ये कह रहा है डोंट पे फोकस कर रहा है कि नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है। तो एनीथिंग, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनी ऑफ दीज इज प्रॉब्लमैटिक। Decisions and decisions. Injunction and counter injunction received from the parents largely determine individuals' present decisions, जो हमने पहले बात की कि हमारे पहले के जो पास्ट है वो हमारे फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। Understanding based on cognitive, rational or behavioral aspect to become aware of our own decisions and capacity to take re-decisions. New decisions will lead to better psychological well-being. तो डिसीजन आपका वो हो गया जो आपने पास्ट के बेसिस पे ले लिया। बचपन में मेरे पापा हम लोग गरीब थे, तो अब मुझे और किसी चीज में फोकस ही नहीं करना, बस पैसे कमाने। दैट वाज द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय माय पास्ट बेसिकली। माय पास्ट विल बी डिक्टेटिंग माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर। री-डिसीजन इज आई कैन वर्क अ मॉडरेट अमाउंट, I can work from 9 to 5 and well enough and work and earn well enough to have a good life. I have a good life right now. I have enough for all of the members in my family. मैं एकदम से poor नहीं होगा just because I was poor पहले doesn't mean कि दोबारा मैं वो सेम पॉवर्टी से इंटरेक्ट करूंगा। आई जस्ट हैव टू मेक राइट चॉइसेस, जस्ट दैट। आई डोंट हैव टू ऑब्सेस ओवर द फैक्ट कि पैसा 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 बहुत बचाना है, कंजूस हो जाना है, इतना स्टिंजी हो जाना है, या फिर या तो पैसा खर्च ही नहीं करना है, या फिर इतना कमाना है कि यू बेटिंग यू गेटिंग इनटू इन्वेस्टिंग मनी इन द रॉन्ग थिंग्स। क्रिकेट में बेट कर रहे हैं, कैसीनो जाके जल्दी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस की तरफ वी आर मूविंग। सो डिसीजंस एंड देन वी हैव री-डिसीजंस। The client is made to relive the decision taken during their childhood, add fantasy to it, and some way reject the old decision and take a new decision. जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही। तो बचपन में बच्चे जो चाइल्ड ईगो जो डिसाइड करता है वो हमें एलिमिनेट करके वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स बीइंग एन हेल्दी इंडिविजुअल्स। Transaction is primary unit of social interaction. A transactional stimulus initiated by a person who initiate the transaction. The person responds. तो दो लोग basically simple terms में बात कर रहे हैं. It's simple as that. Social programming, material programming, individual this will not come. You just have to understand. It's social intercourse. So you just have to keep in mind the word social intercourse and what does it mean. Basically means social interaction that takes place in a setting. It can be any setting. Rituals are socially prescribed forms of behavior. Hello, goodbye, stereotypes, namaste in India. That's nothing but are the form of social intercourse. Games, intimacy, these are not important, so I'm not going to do it. Life positions, ये life positions is important. You might have to remember there are 3-4 life positions that are there. I'm okay, you're okay. I'm okay, you're not okay. So इसके अंदर basically there's a life position, psychological एक position है जहाँ पे आप खुद को stand कर रहे हैं, ठीक है। Once the life position has been decided upon by the individual, individuals do not change unless intervention or therapy is provided. According to transactional analysis, there are 4 basic life propositions based on our childhood experiences. तो ये इन्होंने explain कर रखे हैं. U is basically others. तो अगर हम ऊपर जाते हैं, okay and not okay are 2 polars in this statement, ठीक है, बहुत simple है. So I'm okay, you're okay.
is characterized by trust, openness, acceptance of others as they are. It's a free game. ठीक है. The second is I'm okay, you're not okay. Is characterized by sense of superiority complex. Here one may feel disgust, anger, criticism at others. उसके बाद I'm not okay and you're okay. That's where you feel powerless, marginalized, and I'm not okay, you're not okay. This is learned helplessness. We talk about losing all hope and interest from life. तो ये मैं ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो, सब बढ़िया है इसके अंदर. ओके, यू आर हैप्पी विद द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ. मैं भी ठीक हूँ लेकिन तुम ठीक नहीं हो. दैट इज बेसिकली मी पॉइंटिंग आउट द फिंगर एट द वर्ल्ड कि ये बेकार आदमी है. यू नो, वी फील एंगर एंड डिस्गस्ट विद द अदर पर्सन. मैं ठीक हूँ लेकिन बाकी सब बढ़िया. दैट इज मी फीलिंग सैड अबाउट माई सेल्फ. एंड मैं भी ठीक नहीं हूँ, तुम भी ठीक नहीं हो, पूरी दुनिया बेकार हो चुकी है. दैट इज कमिंग दैट आई लॉस्ट ऑल होप. अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी. इट्स जस्ट दैट. Life positions basically decide the life scripts. Okay, you can read it. It's fairly simple. Goals of therapy. It's structural readjustment and reintegration of self. Structurally readjust करेंगे to in a society and reintegration of self. हमारा incongruence आ जाता है कि हम बोलते कुछ है और हम चाहते कुछ है. मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूँ अपनी लाइफ में, बट आई एम नॉट वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल. दैट इज इनकॉन्ग्रुएंस. इसको वापस आपको रीइंटीग्रेट करना है कि एक सेल्फ जो मैंने इमेजिन किया है फ्यूचर का और एक सेल्फ जो मैं आज हूँ रियलिटी वाला सेल्फ, उन दोनों को क्लब करना है. आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ को क्लब करना है. ठीक है, इन थेरेपी. दैट इज द गोल ऑफ थेरेपी. एंड सोसाइटी के साथ रिएडजस्ट करना. कि इसके अंदर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. इसके अंदर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है. मतलब बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन पेशेंट्स. एक्सप्लिसिटली रिटन होता है कि आप चाहते क्या हो, आपके गोल्स. मतलब जो पेशेंट आता है उससे गोल्स लिखवाए जाते हैं कि आप इस थेरेपी से क्या क्या चाहते हो, और फिर थेरेपिस्ट लिखता है कि वो क्या क्या ऑफर कर सकता है. और उसके बाद जैसे जैसे थेरेपी प्रोसीड होती है यू कैन चेंज इट. ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू वर्क ऑन, आई वांट टू वर्क ऑन समथिंग एल्स. ठीक है, तो वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे एकदम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप सबसे पहले यही आप जो हमने अभी तक पढ़ा ईगो स्टेज, चाइल्ड, एडल्ट और पेरेंट, वो अंडरस्टैंड करोगे क्योंकि ये सबको कॉन्सेप्ट्स नहीं होते. ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर थेरेपी यूज करो तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पेशेंट को समझाने पड़ेंगे. तो स्ट्रक्चरली आप ये सब प्रोसीड करोगे, आप ये सब एक्सप्लेन करोगे. उनके ईगो स्टेट की कौन सी ईगो स्टेट में वो चल रहा है. मान लीजिए जो अल्कोहलिक है वो हो सकता है कि चाइल्ड ईगो स्टेट में चल रहा हो. ठीक है, तो उसमें कोई बैलेंस ही ना हो और कोई रूल्स ही ना हो, तो उस अपने इम्पल्सिस पे गिवन कर रहा है, जो करना है वो कर रहा है. ठीक है, तो कौन सी स्टेट में वो अभी है वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम से एक्सक्लूजन, कंटामिनेशन. एक्सक्लूजन मतलब हम एक ईगो स्टेट से दूसरी स्टेट बिल्कुल हटा रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर ये है कि एक्सक्लूडिंग वहाँ, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप बैलेंस एडल्ट वाली और पेरेंट वाली बिल्कुल हटा के सिर्फ चाइल्ड पे फोकस करो. इन एन अल्कोहल, अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू अल्कोहल. ठीक है, वो सिर्फ चाइल्ड पे फोकस कर रहा है, तो उसने बाकी सारी इमोशंस हटा दिए. ठीक है, तो कांस्टेंट पेरेंट, कांस्टेंट एडल्ट, कांस्टेंट चाइल्ड, वो वाला इंसान एक कांस्टेंट चाइल्ड होगा. ठीक है, रिलेट्स प्राइमरीली टू द चाइल्ड इन देमसेल्व्स. ये मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ. ये है कि एक्सक्लूजन में सारी हटा के एक चूज कर लियो और उसी के हिसाब से चल रहे हो. जिसके हिसाब से चल रहे हो वो आपका होगा कांस्टेंट एडल्ट या पेरेंट या जो भी. अब आगे चलेंगे. कांस्टेंट पेरेंट्स पर्सन, ये उसी को एक्सप्लेन किया. The constant child person is the one who does not face reality and then refuse to grow up. कंटैमिनेशन दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर दो वो स्टेज ओवरलैप कर रहे होते हैं. पेरेंट और ईगो ओवरलैप कर रहा है, तो कभी बिहेवियर एक तरफ भाग जा रहा है, कभी बिहेवियर दूसरी तरफ भाग जा रहा है. एक हफ्ते तक
वो अल्कोहल टच नहीं करता है शराब, लेकिन दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते वो इतनी पीता है क्योंकि उसकी चाइल्ड ईगो ने टेक ओवर कर लिया है, तो क्योंकि वो दो स्टेट्स मिक्स हो गए। ये कंटामिनेशन है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आप बस जो भी है, जब आप ईगो के बारे में बात कर लेंगे, स्टेट्स के बारे में बात कर लेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, फिर आएगा ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आप पेशेंट को बताएंगे कि क्या डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही है, व्हाट पीपल डू एंड व्हाट पीपल से आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन एक होता है जिसके अंदर इसमें 3 टाइप के ट्रांजैक्शन है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस एंड अल्टीरियर। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर विच स्पेसिफिक स्टेट ऑफ वन पर्सन गेट्स प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टेट ऑफ अनदर पर्सन। मान लीजिए जो चाइल्ड ईगो स्टेट वाला है, जो अब अल्कोहलिक है, उसका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्ट करेगा दूसरा वाला इंसान, ठीक है, क्योंकि वो इतना ऑब्वियस हो चुका है। क्रॉस ट्रांजैक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम ईगो स्टेट ऑफ अनदर पर्सन। मान लीजिए मैं एकदम ही ऑपोजिट रिस्पॉन्स देती हूँ उन्हें। इन अ थेरेपी इट्स यूजुअली एक्सपेक्टेड ये होता है कि हम एडल्ट ईगो से ऑपरेट करें, ना कि चाइल्ड ईगो से, क्योंकि हमारे सामने वाला चाइल्ड ईगो है इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा पेरेंट ईगो माइट गिव एन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कि आओ आपने एक हफ्ते तक, अब मुझे ये लगता है कि अब आप एक हफ्ते तक, नहीं 1 महीने तक शराब नहीं पिएंगे। एकदम अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री यही है कि मुझे लगता है कि आप 2 महीने तक शराब छोड़ नहीं सकते, इट्स लाइक दैट, ठीक है। रिसीव फ्रॉम ईगो स्टेट ऑफ अनदर पर्सन मतलब दूसरा थेरेपिस्ट है या कोई भी और दूसरा बंदा का ग्रुप है, तो उसके अंदर मैं तो चाइल्ड ईगो स्टेट में नहीं हूँ ना, जो पेशेंट है वो उसमें है। तो मेरा जो ईगो स्टेट है, विच कैन बी ऑफ अ पेरेंट और एन एडल्ट, आइडियली एन एडल्ट, वो ये बता रहा है। ग्रुप इज इम्पोर्टेंट, हाँ। तो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस के अंदर तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि मल्टीपल लोग जो होता है, मल्टीपल ईगो स्टेट्स है, मल्टीपल मैसेजेस भेजते हैं। यूजुअली वो मैसेज इतना डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, डिस्गाइज मैसेज होता है, इंटरेक्शन के टाइम पे ये भेजा जाता है। ग्रुप इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ठीक है। ये डिफरेंट टास्क है जो आप यूज कर सकते हो। लाइफ स्क्रिप्ट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पास्ट टाइम्स एंड गेम्स की कैसे कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं, लाइफ स्क्रिप्ट के वो दिमाग में क्या चल रहा है, कि हर ये नरेटिव थेरेपी का भी पार्ट होता है कि मेरे हिसाब से इसकी मैं एक मूवी का पार्ट हूँ, राइट। तो क्या स्क्रिप्ट चल रही है, एम आई द विलन, एम आई द हीरो हियर, एम आई मेकिंग डिसीजंस, या बस मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, तो क्या बेसिकली मैं क्या सोच के चल रहा हूँ, मैं द विक्टिम या मैं बचाने वाला हूँ, प्रोसिक्यूटर हूँ, क्या हूँ मैं। तो उसको तो पेशेंट से बोलते हैं कि आप अपने बारे में बता के देखो, अगर आप मूवी का पार्ट हो तो मूवी लिखो, फिर उनके रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं, और फिर ऐसे ही थेरेपी, इन सब चीज़ों के बेसिस पे थेरेपी आपकी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थेरेपी, these are very simple, so you can read it. इसमें कुछ भी नहीं है, every patient is assumed to have an adult ego, ठीक है। the child ego stage is not childish but childlike, possesses potentially valuable qualities, ठीक है। सब ये है कि adult ego, तीनों ego हम में है, एक पॉइंट पे एक ज्यादा भारी हो जाती है, just like that, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए अडल्ट फ्रॉम चाइल्ड, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग वेरी क्रूशियल, इफ यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड। सो दिस वाज अबाउट ग्रुप काउंसलिंग एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस।